बस अब लग ऐसा रहा था कि जापान के साथ डील डन है, लेकिन अचानक से यू टर्न ले रहे हैं और इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इस लिहाज से कोई भी डील सर्टेन नहीं है, ये समझ के चलना चाहिए? और अब ये कह रहे हैं कि 9 जुलाई की डेडलाइन ये तय है, फिक्स है सबके लिए। क्या मतलब? वो जो कह रहे हैं अनिल जी, उसका आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 9 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि 150 कंट्रीज खड़ी हैं लाइन में डील करने के लिए। अभी तक तो कोई डील निकली नहीं। तो एक के देशों ने ये सीखा है चाइना से, जो चीन ने बिल्कुल पैर गाड़ लिए और टफ नेगोशिएशन किया और फिर वो लेके गए करार। तो ये लोगों ने सीख लिया कि अगर घुटने टेक देंगे तो ये बिल्कुल फायदा उठाते हैं, कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। तो वियतनाम वगैरह ने बिल्कुल चीन जैसा एक नजरिया अपनाया है। दूसरा है जापान, जिसने पहले, आप याद करिए, मोदी जी के जाने से पहले भी पहली बैठक जो थी जापानी प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप ने की, उसके बाद मोदी जी को मिले। तो लग रहा था कि जापान और हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, हमें कुछ रियायत दी जाएगी। वो हुआ नहीं। अब जापान में क्या है कि अगले महीने, अब यही महीना आ गया, जुलाई शुरू हो गया है, तो वहां पे उनकी पार्लियामेंट की इलेक्शंस भी हैं, जहां पे रूलिंग पार्टी काफी सीटें हारने की उम्मीद रख रही है। तो वो अभी ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि ट्रंप के आगे घुटने टेक के आए हैं और बुरा एक एग्रीमेंट लेके आए हैं। जापान का सबसे बड़ा इशू क्या है? जो 25% टैरिफ है ऑटोमोबाइल्स पे, बिकॉज जापान एक बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस के अंदर। तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि आप आके प्लांट्स अमेरिका के अंदर लगाइए। जापान कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है अगर 25% आप इस तरह से टैरिफ लगाते हैं। वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, ट्रंप चाहते हैं कि जापान उनका चावल अलाउ करे। अब जापान के लिए चावल एक स्टेपल है। चाहे वहां पे पॉपुलेशन कम हो रही है, फार्म्स में इतने लोग हैं नहीं फार्मिंग में, फिर भी जापान ने 700% टैरिफ लगा के रखा हुआ है चावल के ऊपर, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल चीज है जापान के लिए कि हम अपना चावल उगाते हैं और बहुत अच्छा उनका प्रोडक्टिविटी है। भारत से कोई 20 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है उनके फार्म्स। चाहे उनके पास इतनी यंग पॉपुलेशन अब नहीं है, बट मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं। तो वो ट्रंप को अलाउ नहीं कर रहे कि वो यूएस का चावल निर्यात किया जाए। तो ये दोनों अहम मुद्दे हैं जहां पे बात अटकी हुई है। बाकी चीजें तो वो वर्कआउट कर चुके हैं और वहां पे लगता नहीं कि जापानी इलेक्शन से पहले करार हो पाएगा। अब ये बात निकल के आ रही है कि ट्रंप एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने चीन पे 155% का टैरिफ लगा दिया था। बाकी कंट्रीज को डरा रहे थे कि नेगोशिएट करिए, नहीं तो आपके हित में नहीं होगा। बट चीन सुदृढ़ रहा और अच्छा एक डील लेके गया है। अब ये जापान पे बहुत बड़ा एक टैरिफ लगा सकते हैं एग्जाम्पल बनाने के लिए, क्योंकि जो बाकी 7-8 देश हैं वो देख रहे हैं, स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन है, जो बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, वो भी वेट कर रहा है, देख रहा है कि जापान और इंडिया के साथ क्या होता है, और फिर वो आएंगे नेगोशिएशन टेबल पे। तो 9 जुलाई मुझे लगता है कि ये पोस्टपोन कर देंगे अनिल जी। यही बोलेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे को गुजारिश की और इसलिए हमने उनके हित में इसको पोस्टपोन कर दिया। तो वो तो चाहे जीत हो या हार, उनके लिए हर वक्त ही जीत रहती है और सहरा उनके सर ही डरता है, सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो मुझे लगता है 9 तारीख को आप देख पाएंगे कि फिर से पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि करार होते थोड़ा टाइम लग रहा है। भारत भी अटका हुआ है एग्रीकल्चर में, जापान ऑटोमोबाइल में कम चाह रहा है जो ट्रंप देने को तैयार नहीं है, तो वहां पे अटकी हुई है बात। बग्गा साहब से जानते हैं पावेल साहब के स्टेटमेंट के बारे में। बग्गा साहब, जो कल उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ वाला मामला नहीं होता तो ब्याज दरें अब तक घट चुकी होती है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या इस साल के अंत में जो वो ब्याज दरें घटाने का इरादा रखते हैं उस पर बरकरार है या उस पर भी क्वेश्चन मार्क है? उनके स्टेटमेंट का मतलब क्या? अनिल जी, अभी ये सिंट्रा एक जगह है पोर्टुगल में, वहां पे ये यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंकिंग कॉन्क्लेव होता है, जैसे जैक्सन होल अमेरिका में करते हैं अगस्त में, वैसे ही इस टाइम के अराउंड ये सिंट्रा करके जगह है पोर्टुगल में, वहां पे सेंट्रल बैंकर्स मीट कर रहे हैं। तो कल जो अहमियत थी पावेल के स्टेटमेंट की, दो
तरफा थे। एक उन्होंने कहा कि देखिए इन्फ्लेशन तो अटक गई है, हमारे टारगेट की तरफ नहीं बढ़ रही, वो अटकी पड़ी है 2.5%, 2.7% के करीब। तो वो तो तय है कि यहाँ से नीचे आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, टैरिफ इतने ज़्यादा थे कि बिल्कुल हमें भी बौखलाहट हो गई इतने लेवल के टैरिफ देख के, और उस माहौल में हम रेट नहीं काट सकते। तो अगर टैरिफ नहीं होते अभी तक शायद मैं रेट कट कर चुका होता, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अटक गई है, उसका अब रेट कट से कोई हमारे को फायदा नहीं है उतना रेट रख के। मैं रेट कट जरूर कर देता, बट टैरिफ इतने हाई थे, तो यहाँ से अगर लेबर मार्केट वीक होगा तब हम रेट कट करेंगे। मार्केट क्या दिखा रहा है अनिल जी? 30 जुलाई की जो बैठक है उसमें आप लगभग कह सकते हैं तय है कि रेट कट नहीं है। इस हफ्ते जरूर ये इनका जून की नौकरियों का आंकड़ा आएगा, उससे मार्केट थोड़ा सा अंदेशा लगाएगा कि क्या होने वाला है, बट जुलाई 30 का लग नहीं रहा कि कुछ भी रेट कट होगा। 20% की प्रोबेबिलिटी है। 92% प्रोबेबिलिटी है कि 17 सितंबर को एक रेट कट आ जाएगा, और 91% प्रोबेबिलिटी है 2 रेट कट दिसंबर तक। तो मार्केट अभी भी सितंबर के रेट कट को पकड़े बैठा है। जो Q2 का यूएस का जीडीपी नंबर है वो 2.5% तक आ रहा है। तो जहां -0.5% हुआ था Q1 में फ्रंट लोडिंग इंपोर्ट्स के कारण, तो इंपोर्ट एक नेगेटिव नंबर रहता है जीडीपी में, तो वो एक टेक्निकली नेगेटिव हो गया था। बट सेकंड नेगेटिव नहीं आ रहा है, सेकंड पॉजिटिव आ रहा है। 2.5% की ग्रोथ दिख रही है Q2 में अमेरिका में। तो वो उसके चलते हुए फेड को कोई जल्दबाजी नहीं है रेट कट करने की, और सितंबर तक शायद रेट कट करें। बट सीधा ये दर्पण दिखा रहे हैं ट्रंप को कि आपने इतने ज्यादा टैरिफ लगा दिए और इतनी अनसर्टेनिटी बना दी, उस माहौल में रेट कट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। भारतीय बाज़ारों में अभी जिस प्रकार की स्थिति चल रही है उसको देख के लग रहा है कि जो नेक्स्ट वीक है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहता हुआ साबित होगा, क्योंकि 9 जुलाई जहां पे भारतीय बाज़ारों में अहम दिन है, FOMC की मीटिंग है और वहां से संकेत आते हैं ब्याज दरों के लेकर, वो भारतीय बाज़ारों पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा 10 जुलाई को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के अमेरिकी बाज़ारों के आंकड़े हैं, और WPI इन्फ्लेशन के भारतीय बाज़ारों के आंकड़े 14 जुलाई को आएंगे, और 14 जुलाई को ही इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। तो भारतीय बाज़ारों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अहम रहता हुआ दिखाई देगा। और एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी स्थिति में है, ऑल टाइम हाई भी भारतीय बाज़ारों से ज़्यादा दूर नहीं है, और यदि एक बार ऑल टाइम हाई लगा तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से एक नई 30,000 की रेंज खुलती हुई नज़र आएगी। तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति काफ़ी अहम अभी तक देखने को मिल रही है। भारतीय बाज़ारों में एक चीज़ थोड़ी बहुत नेगेटिव ये हो रही है कि FIIs की बिकवाली भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रही है, और भारतीय बाज़ार यदि FIIs का तरीके से मैनेज करें, मतलब FIIs की अच्छे से ख़रीदारी भारतीय बाज़ारों में आई, तो फिर भारतीय बाज़ारों में आपको ख़रीदारी का मौका ही नहीं मिलेगा। भारतीय बाज़ार एक नए रिकॉर्ड स्थापित करते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल अमेरिकी बाज़ारों की स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है, वहाँ पे कई कंडीशनें बनती हुई नज़र आ रही है। ट्रंप के रणनीतियों की वजह से वहाँ पे अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय बाज़ारों में जो इकोनॉमी है काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाती हुई नज़र आ रही है। FIIs की बाइंग आई तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। फ़िलहाल Q1 के आंकड़े अब जल्द ही आते हुए नज़र आएंगे, और यदि Q1 के आंकड़े अच्छे आते हैं, IT सेक्टरों के आंकड़े अच्छे आते हैं, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जो भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ऊपर तक भी लेकर जा सकती है। तो भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। अभी एक रणनीति भारतीय बाज़ारों में बनती हुई नज़र आ रही है, एक रेंज भारतीय बाज़ारों में बनती हुई नज़र आ रही है, और वो रेंज यदि पॉजिटिव रहती है तो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नज़र आएंगे। तो भारतीय बाज़ारों की रणनीति फ़िलहाल तो साफ़ है कि बाज़ार 25,800, 26,200 भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,000 की रेंज भारतीय बाज़ारों में अब जल्द ही आती हुई नज़र आएगी। तो भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी कंडीशंस में नज़र आ रहे हैं। और विशेषज्ञों के हिसाब से बात करें तो भारतीय बाज़ारों के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल 25,800 का है,
और 25,200 का सपोर्ट जोन है। तो ये 600 पॉइंट की फिर से बाजार एक रेंज में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से भारतीय बाजार 25,200 की रेंज तोड़ा था, लेकिन अब वही सपोर्ट का काम करते हुए नज़र आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।